हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम एक ऐसी जर्नी पर निकल रहे हैं जो ह्यूमैनिटी के सबसे बड़े सपनों में से एक थी, उड़ने का सपना। लेकिन जैसे हर बड़े सपने में चैलेंजेस आते हैं, वैसे ही अर्ली एविएशन में भी कुछ डार्क चैप्टर्स थे। जब इंसान ने पहली बार हवा में उड़ान भरी तो उसके साथ ही शुरू हुई एक नई तरह की ट्रेजिडी, एयरप्लेन क्रैशेस। इस 3 पार्ट की सीरीज़ में हम उन अर्ली एयर डिज़ास्टर्स की कहानी सुनेंगे जिन्होंने एविएशंस की फाउंडेशन रखी। कैसे पायलट्स और पैसेंजर्स ने अपनी जान गंवा दी और इन इंसिडेंट्स से हमने क्या सीखा। यह सिर्फ क्रैशेस की कहानी नहीं है, बल्कि ह्यूमन रेजिलियंस और इंजीनियरिंग प्रोग्रेस की कहानी भी है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी पहली वीडियो के साथ, जिसमें हम कवर करेंगे 1925 से पहले के 3 सबसे सिग्निफिकेंट एविएशन इंसिडेंट्स। फोर्ट मेयर राइट फ्लायर क्रैश, सितंबर 17, 1908। 1908 का साल राइट ब्रदर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। यूएस आर्मी ने उन्हें $25,000 का कॉन्ट्रैक्ट ऑफर किया था अगर उनका फ्लायर 40 माइल्स पर आवर की स्पीड अचीव कर पाता था टेस्ट फ्लाइट्स में। फोर्ट मेयर वर्जीनिया को टेस्टिंग ग्राउंड चुना गया क्योंकि वो वॉशिंगटन डीसी के पास था और आर्मी के सिग्नल कोर एरोनॉटिकल डिवीजन का बेस भी था। ऑरविल राइट जब उनके भाई विल्बर फ्रांस में दूसरा फ्लायर डेमोन्स्ट्रेट कर रहे थे, उन्होंने यूएस में ये चैलेंज लिया। सितंबर के शुरू में 2 हफ्ते तक ऑरविल ने पब्लिक डेमोन्स्ट्रेशंस किए जहां हज़ारों लोग आते थे। सितंबर 9 को उन्होंने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। 1 घंटे से ज़्यादा हवा में रहकर परेड ग्राउंड के 55 चक्कर लगाए, जिसे 1000 से ज़्यादा गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ने देखा। कुछ दिन बाद 5000 से ज़्यादा लोग राइट फ्लायर की फ्लाइट्स देखने आए। और फिर आया वो दिन, सितंबर 17, 1908। शाम का वक्त था और लगभग 2500 स्पेक्टेटर्स मौजूद थे। ऑरविल राइट पायलट थे और उनके पैसेंजर लेफ्टिनेंट थॉमस सेल्फ्रिज, एक 26 साल के यंग एरोनॉटिकल एक्सपर्ट। 4 चक्कर लगाने का लगभग 150 फीट की हाइट पर एक क्रिटिकल मैकेनिकल फेलियर हो गया। एक क्रैक्ड प्रोपेलर ने स्टेबलाइजिंग वायर को लूज कर दिया, जिसकी वजह से रेयर रडर्स काम करना बंद कर गए और फ्लायर आउट ऑफ कंट्रोल नीचे गिरने लगा। ऑरविल राइट ने बाद में बताया कि उन्होंने पहले टैप साउंड सुने और पावर कट करने का डिसाइड किया। फिर 2 थंब साउंड आए, जिससे पता चला कि कुछ टूट गया है। मशीन सडनली टर्न टू द राइट एंड पिच्ड हेड फर्स्ट फॉर द ग्राउंड। सेल्फ्रिज के आखिरी शब्द थे ओह ओह, जब प्लेन नीचे गिर रहा था। ये राइट ब्रदर का पहला क्रैश था जो मैकेनिकल फेलियर की वजह से हुआ और सबसे पब्लिक भी। इम्पैक्ट बहुत सीवियर था। तुरंत रेस्क्यू एफर्ट शुरू हुए, इंजर्ड को स्पॉट से निकाला गया। लेफ्टिनेंट थॉमस सेल्फ्रिज को फ्रैक्चर्ड स्कल हुआ और न्यूरोसर्जरी के बावजूद वो होश में आए बिना ही गुजर गए। ऑरविल राइट को ब्रोकन लेग, कई ब्रोकन रिब्स और इंजर्ड हिप हुई और उन्हें 7 हफ्ते हॉस्पिटल में रहना पड़ा। उन्हें ये इंजरीज का दर्द जिंदगी भर रहा। यूएस आर्मी ने तुरंत इन्वेस्टिगेशन शुरू की ताकि क्रैश का रीज़न पता चले और फ्यूचर में ऐसे एक्सीडेंट्स ना हो। ये पहला यूएस मिलिट्री एविएशन मिसहैप इन्वेस्टिगेशन था। सिग्नल कोर के एरोनॉटिकल बोर्ड ने रैकेज की थॉरो एग्जामिनेशन की और विटनेसेस के स्टेटमेंट्स भी लिए। बोर्ड ने कंक्लूड किया कि एक्सीडेंटल ब्रेकिंग ऑफ प्रोपेलर ब्लेड एंड कॉन्सिक्वेंट अनअवॉइडेबल लॉस ऑफ कंट्रोल की वजह से हुआ। स्पेसिफिकली एक नया लंबा प्रोपेलर रडर गाय वायर से टकरा गया था, जिसकी वजह से वायर अपनी सॉकेट से निकल गया। इससे रडर साइडवेज फोल्ड हो गया और पायलट का कंट्रोल चला गया। और नोट किया कि प्रोपेलर का वुड ब्रिटल और ओवर सीजनड भी था। इस इन्वेस्टिगेशन ने रूट कॉज आइडेंटिफाई किया और राइट ब्रदर्स ने अपने एयरक्राफ्ट का इम्प्रूव्ड वर्जन डिज़ाइन किया, जिसमें स्ट्रक्चरल चेंजेस थे ताकि प्रोपेलर वायर से ना टकराए। ये मॉडिफिकेशन फ्लाइट सेफ्टी प्रोग्राम्स की नींव बनी। राइट मॉडल बी ने बाद में सिग्नल कोर 1 को अप्रैल 1911 में रिप्लेस किया। लेफ्टिनेंट सेल्फ्रिज की सैक्रिफाइस को सेल्फ्रिज एयरफोर्स बेस नाम देकर सम्मानित किया गया। इस इंसिडेंट ने दिखाया कि अर्ली एविएशन में एक्सीडेंट्स क्रिटिकल लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ थे। रैपिड फीडबैक लूप के साथ डिज़ाइन मॉडिफिकेशन ने फॉर्मल फ्लाइट में सेफ्टी इंजीनियरिंग की नींव रखी। हाई ह्यूमन कॉस्ट और मीडिया अटेंशन ने हाईलाइट किया कि एविएशन अब एक बड़ी टेक्नोलॉजी थी जिसे रिलायबिलिटी और सेफ्टी चाहिए था। इस वीडियो का दूसरा पार्ट है द फैटल फ्लाइट ऑफ जॉन मोइसेंट। जॉन मोइसेंट अर्ली एविएशन के बड़े नाम थे, मोनोप्लेन्स के चैंपियन और मिलिट्री एविएशन के विजनरीज में से एक। वो एक शोमैन भी थे जिन्होंने अमेरिका को फ्लाइट से रूबरू कराया। क्लाइड सेसना जैसे फ्यूचर एविएशन जाइंट्स को भी इंस्पायर किया। मोइसेंट का करियर डेयरिंग और क्लोज कॉल्स से भरा था। वे कई क्रैशेस से बचे। उनकी बढ़ती रेकलेसनेस की चिंता उनके बिजनेस मैनेजर को थी।
और वो फेमसली सीट बेल्ट नहीं पहनते थे। मोइसेंट की आखिरी फ्लाइट 31 दिसंबर 1910 को न्यू ऑर्लिन्स के वेस्ट में एक फील्ड में उड़ी। वो 1910 मिशेलिन कप कंपटीशन के लिए एक प्रिपरेटरी फ्लाइट कर रहे थे। न्यू ऑर्लिन्स सिटी पार्क रेस ट्रैक से टेक ऑफ करने के बाद उन्होंने 200 फीट की हाइट पर प्रैक्टिस फील्ड के 3 चक्कर लगाए और लैंडिंग के लिए नीचे आना शुरू किया। लेकिन लगभग 25 फीट की लो एल्टीट्यूड पर प्लेन को रफ एयर का सामना करना पड़ा, जिसकी वजह से वो तेज़ी से नीचे गिरा और लगभग नोज़ पर खड़ा हो गया। मोइसेंट ट्रेजिकली कॉकपिट से बाहर फेंके गए जब एयरक्राफ्ट ने फील्ड में नोज डाइव किया। इम्पैक्ट पर मोइसेंट झाड़ियों के झुंड में गिरे, उनकी कमर टूट गई और कुछ ही मिनट्स में उनकी डेथ हो गई। न्यू ऑर्लिन्स के चैरिटी हॉस्पिटल पहुंचने पर उन्हें डेड डिक्लेयर कर दिया गया। साइंटिफिक अमेरिकन मैगजीन ने रिपोर्ट किया कि वो पहले एविएटर थे जो ऐसे फेटल एक्सीडेंट में अपने प्लेन से बाहर फेंके गए। इन्वेस्टिगेशन ने कॉज एक्स्ट्रा लोड ऑफ गैसोलीन जो एंड्योरेंस फ्लाइट के लिए थी को बताया। फ्लाइट एंड्योरेंस के लिए एक एडिशनल 35 गैलन गैस टैंक इंस्टॉल किया गया था। एक अजीब कोइंसिडेंस में फेलो एविएटर आर्क हॉक्सी भी उसी दिन लॉस एंजलिस में एक सिमिलर क्रैश में गुजर गए। यह इंसिडेंट हाईलाइट करता है कि कैसे रिकॉर्ड्स की तलाश अर्ली एविएशन में अक्सर साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग से आगे निकल जाती थी। परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए किए गए मॉडिफिकेशंस बिना थोरो एनालिसिस के बड़े रिस्क्स लाते थे। मोइसेंट का ट्रेजिक आउटकम अर्ली एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में इटरेटिव और डेंजरस लर्निंग प्रोसेस को दिखाता है। मोइसेंट का क्रैश अर्ली फ्लाइट में रिस्क के प्रति इंडिविजुअलिस्टिक अप्रोच का भी रिमाइंडर है। उनकी रेकलेसनेस और सीट बेल्ट ना पहनने की आदत एक ऐसे एरा को दर्शाती है जहां पर्सनल डेयरिंग सेफ्टी प्रैक्टिसेस से भी ऊपर थी। उनकी इजेक्शन से डेथ ने बेसिक सेफ्टी इक्विपमेंट्स और प्रोटोकॉल्स की एब्सेंस को हाईलाइट किया। इस इवेंट ने इनडायरेक्टली स्टैंडर्डाइज्ड पायलट ट्रेनिंग, मैंडेटरी सेफ्टी इक्विपमेंट और सिस्टमैटिक रिस्क मैनेजमेंट की तरफ शिफ्ट में कंट्रीब्यूट किया। एक लास्टिंग ट्रिब्यूट में मोइसेंट के क्रैश साइट पर अब लुइस आर्मस्ट्रॉन्ग न्यू ऑर्लिन्स इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, जिसका ओरिजिनल नाम उनकी याद में मोइसेंट फील्ड रखा गया था। उन्हें एक पायनियर के रूप में याद करने के लिए एक मोन्यूमेंट भी है। यह दिखाता है कि कैसे अर्ली एविएशन फैटेलिटीज़ हाईली पर्सनलाइज्ड इवेंट्स होते थे जिन्होंने कम्युनिटी लेवल पर इम्प्रिंट छोड़ा। पायनियर्स को लोकल लेजेंड्स में बदल दिया गया। द हेल्गोलैंड आइलैंड एयर डिजास्टर, सितंबर 9, 1913। जेपलिन LZ-14, जिसे ऑफिशियली L1 कहा जाता था, जर्मन मिलिट्री एविएशन में एक सिग्निफिकेंट स्टेप था। काइजर लीच मरीन का पहला रिजिड एयरशिप। इसने अपनी इनॉग्रल फ्लाइट अक्टूबर 7, 1912 को की। इसे प्राइमरीली नॉर्थ सी और एनिमी टेरिटरी पर रिकॉनेसेंस मिशन के लिए डिज़ाइन किया गया था। L1 नेवल पर्सनल के लिए एक क्रूशियल ट्रेनिंग वेसल के रूप में काम करता था और फ्लाइट मैन्यूवर्स में पार्टिसिपेट करता था। एयरशिप एक सब्सटैंशियल क्राफ्ट थी, 158 मीटर्स लंबी और 20 क्रू मेंबर्स को कैरी करने के लिए डिज़ाइन की गई थी। सितंबर 9, 1913, नॉर्थ सी पर पेट्रोल करते हुए L1 को एक सीवियर थंडरस्टॉर्म का सामना करना पड़ा। खराब मौसम, स्पेशली कोल्ड रेन की वजह से एयरशिप ने गैस लॉस कर दिया, जिसे उसे हेल्गोलैंड से लगभग 14 नॉटिकल माइल्स नॉर्थ में समुद्र में इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी। कॉन्सिक्वेंसेस बहुत बुरे थे। 20 क्रू मेंबर में से 14 डूब गए, जिसमें कमांडर गंतर हैन और लेफ्टिनेंट कमांडर फ्रिडजेट मेड्सिन भी शामिल थे। सिर्फ 6 को बचाया गया। डूबने वालों में से सिर्फ एक बॉडी मिली और बाकी 13 कभी नहीं। रेस्क्यू एफर्ट्स फिशर डैम्फर ओरियन और SMS हैनोवर ने किया, पर आखिरकार L1 पानी में डूब गया। इसे हेल्गोलैंड एयर डिजास्टर कहते हैं। फर्स्ट जेपलिन एक्सीडेंट विद फैटेलिटीज। इसके 1 महीने बाद L2 का कैटास्ट्रोफिक क्रैश हुआ, उसमें सभी मारे गए। लेकिन इन सेटबैक्स के बावजूद जर्मन नेवी ने जेपलिन प्रोग्राम जारी रखा। जर्मन नेवी ने परसिवियर करने का स्ट्रैटेजिक डिसीजन लिया। उन्होंने एक नया एयरशिप ऑर्डर किया, ट्रेनिंग के लिए 3 नए क्रू असाइन किए और नेवल एयरशिप सर्विस का नया कमांडर अपॉइंट किया। L1 क्रैश ने दिखाया कि अर्ली एयरशिप्स वेदर के प्रति कितने वल्नरेबल थे। कोल्ड रेन से गैस लॉस एक बड़ा डिज़ाइन लिमिटेशन था। ज़्यादातर लोगों का डूबना इमरजेंसी प्रोसीजर और सर्वाइवल गियर की कमी दिखाता है। इस इंसिडेंट ने पानी के ऊपर एयरशिप ऑपरेशंस के खतरनाक चैलेंजेस को हाईलाइट किया, जिससे बेटर वेदर फॉरकास्टिंग और ऑपरेशनल लिमिट्स की ज़रूरत महसूस हुई।
ऑपरेशनल रियलिटीज़ के बावजूद पहले की जेपलिन फ्लाइट्स ने ह्यूज पब्लिक इंटरेस्ट एंड अ सेंस ऑफ नेशनल प्राइड जनरेट किया था, जिससे उनके डेवलपमेंट को सपोर्ट करने के लिए ह्यूज पब्लिक डोनेशंस मिले। ये सजेस्ट करता है कि पब्लिक एयरशिप्स को नेशनल प्रेस्टीज और टेक्नोलॉजिकल प्रावेस के सिंबल्स के रूप में देखती थी। तो ये थी हमारी इस सीरीज़ की पहली वीडियो, जिसमें हमने देखा अर्ली एविएशन के कुछ पहले और सबसे इम्पैक्टफुल क्रैशेस। हमने बात की लेफ्टिनेंट थॉमस सेल्फ्रिज की, जो 1908 में राइट फ्लायर क्रैश में अपनी जान गंवाकर पहली एयरप्लेन फैटेलिटी बने। उनकी मौत ने दिखाया कि अर्ली फ्लाइंग कितनी रिस्की थी, लेकिन उसने एयरक्राफ्ट डिज़ाइन में इम्प्रूवमेंट्स को भी फोर्स किया। फिर हमने मोइसेंट मोनोप्लेन इंसिडेंट को देखा, जिसके बारे में हमने स्पेसिफिक डिटेल्स में बात की। और फाइनली 1913 में जेपलिन LG-14L1 का ट्रेजिक एंड, जो ये याद दिलाता है कि सिर्फ एयरप्लेन्स ही नहीं, एयरशिप्स के लिए भी सेफ्टी एक बड़ा चैलेंज थी। ये इंसिडेंट्स हमें बताते हैं कि कैसे इंसान ने अपनी गलतियों से सीखा और सेफ्टी स्टैंडर्ड्स की तरफ पहला कदम बढ़ाया। हर ट्रेजेडी ने एक वैल्यूएबल लेसन दिया, जिससे फ्यूचर फ्लाइट्स और सेफ बन सकी। अगले वीडियो में हम इस जर्नी को आगे बढ़ाएंगे और कुछ और क्रूशियल अर्ली एविएशन डिसास्टर्स को एक्सप्लोर करेंगे, जिन्होंने मॉडर्न सेफ्टी प्रोटोकॉल्स की नींव रखी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।